हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अभी BHIC 133 मतलब भारत का इतिहास का सेशन चल रही है, जिसमें क्वेश्चन विद आंसर भी चल रही है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जैसा कि ये जो भी अभी सेशन चल रही है, ये सिर्फ इग्नू के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या PCS लेवल या UPSC लेवल, कोई भी लेवल के, तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगे। ठीक है, आप लोग इसको कंटिन्यू करें और अच्छा से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और ये रहा पहला मतलब क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का इतिहास मतलब या मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली व्यवस्था का वर्णन करें। ठीक है, और इसका आंसर चलिए, मुगल काल के राजस्व के स्रोत मुख्यतः दो भागों में बटे थे, एक था केंद्रीय एवं एक स्थानीय। ठीक है, और इसके बारे में चलिए आगे हैं बताए हुए हैं। केंद्र आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे, जैसे कि भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब हो जाएगा कृषि भूमि। ठीक है, और चुंगी, चुंगी मतलब होता है व्यापारी या उद्योगपति के द्वारा जो कर लिया जाता था उसे ही चुंगी कहा जाता है। ठीक है, और टकसाल, टकसाल का मतलब हो गया जहाँ सिक्कों की ढलाई होती थी, ठीक, उसे ही टकसाल कहा जाता है। और उत्तराधिकारी के अभाव में प्राप्त आय, और इस उत्तराधिकारी के अभाव का में प्राप्त आय का मतलब हो जाएगा उस समय जो है सामान्य व्यक्ति जिनके बच्चे नहीं होते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी आय जो है सीधा राजा के पास चली जाती थी। मतलब उसके कोई पारिवारिक में किसी को नहीं ना देकर वो राजा ले लेते थे। ठीक है, और आगे है उपहार। उपहार का मतलब समझ ही गए, नमक पर कर मतलब नमक जब बनाते थे उस पर भी कर लिया जाता था, एवं प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला टैक्स यानी कि व्यक्ति कर शामिल था। ओके, और इन सब में भूरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चले। हम लोग जैसे कि अब पॉइंट वाइज लिखे हैं, मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभक्त थी। पहला है खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि का अर्थ हो जाएगा या सीधे सीधे मतलब बादशाह का शासन। मतलब ये खालसा भूमि में सीधा सीधा बादशाह का शासन होता था वहाँ पे, ना कोई मंत्री वगैरह कुछ भी नहीं, ना ही भूमि वाले, इस पे सिर्फ अधिकार था बादशाह का। ठीक है, और ये समस्त भूमि को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उसमें से खालसा भूमि पहला में रखे हैं। जैसे उसके बारे में देखिए, प्रत्येक रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली खालसा भूमि से प्राप्त आय शाही कोष में जमा कर दी जाती थी। जैसे कि खालसा भूमि, इस भूमि से जो भी कर लिए जाते थे उसको एक मतलब आय शाही के कोष में जमा कर देते थे, जो जिससे कि उसके मतलब शासन व्यवस्था में साम्राज्य के लिए कुछ काम कर सके। उसके बारे में आगे भी है, आगे बता दिए हैं। जैसे आगे देखते हैं, इस आय का उपयोग व्यक्तिगत खर्च पर मतलब शाही राजघरानों, राजा राजा के अंगरक्षक एवं निजी सैनिक पर युद्ध की तैयारी आदि पर किया जाता था। इसका मतलब है कि ये खालसा भूमि से जो भी आय मतलब आय होती थी उन सभी का उपयोग राजा के अपने अंगरक्षक के लिए, सेना के लिए और युद्ध के लिए खर्च करते थे। ठीक है, और जैसे राजशाही राजघराना, जैसे कि कोई जैसे शाहजहाँ ने मतलब ताजमहल बनवाया, उसी सब के आय से बनवाया। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र खालसा भूमि के अंतर्गत शामिल था। मतलब कि मुगल साम्राज्य का जो है 20% खालसा भूमि के अंतर्गत शामिल हो गया था, शामिल कर दिया गया था। मतलब ठीक है, और 1573 ईस्वी में अकबर ने जागीर भूमि को कम करके खालसा भूमि के विस्तार का निर्णय लिया। यहाँ जागीर का अर्थ हो जाएगा मतलब जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, उसमें मतलब जिसमें बादशाह का अधिकार नहीं होता था, उसमें एक मंत्री या जिसको कर ना देने के बाद तनख्वाह जो देते थे उसी को व्यवस्था मतलब जागीरदार व्यवस्था होते थे। ठीक है, और जागीरदारी भूमि को कम करके खालसा भूमि को विस्तार किया, वो 1573 ईस्वी में कौन किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। चलिए आगे, जहांगीर ने खालसा का आकार कम कर दिया पर शाहजहाँ ने इसका पुनः विस्तार किया। देखिए, अकबर के बाद जहांगीर ने शासन किया था। जहांगीर ने खालसा भूमि को जो कम कर दिया था, मतलब इसकी मतलब जैसे अकबर के समय में 20% था, उसको कम कर दिया था जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद फिर से जो जहांगीर के बाद शाहजहाँ जब शासक बने तो फिर से खालसा भूमि को विस्तार किया।
ठीक है। और उसके बाद आगे है जहांगीर के बाद आया था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में खालसा भूमि को जागीरों के रूप में आवंटित किया जाने लगा। जैसे देखिए इसमें औरंगजेब जब शासक बना तब खालसा भूमि क्या पूरा मतलब मुगल साम्राज्य ही निपटने पे आ गया था। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में। जो भी अभी तक नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं उनका लिंक सॉरी मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेंगे, ठीक है। आगे है, अब पहला पॉइंट था खालसा भूमि, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है जागीर भूमि। अभी जागीर भूमि का चर्चा भी हुआ था। यह भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह के बदले दी जाती थी, ठीक है। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण से हस्तांतरण होता था तब इसे पाई पाईबाकी कहा जाता था, ठीक है। जब मतलब इस जागीर भूमि का जब भी निरीक्षण होता था कि किस तरह से इसका कर लिया जाएगा वगैरह वगैरह कुछ भी हो, सॉरी गाइज, निरीक्षण करता था कि किस तरह से भूमि के कर लिया जाएंगे उसकी फसल के, उस तरह से निरीक्षण उसको पाईबाकी कहा जाता था, ठीक है। और भूमि पर प्राप्त करने वाले को भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिलता रहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में है, अब नेक्स्ट पॉइंट मतलब थर्ड वाला तीसरा है मगध ए मास, मतलब उसी को कहा जाता है सयूरगल। इस प्रकार की भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दी जाती थी, सॉरी दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इसका मतलब हुआ कि ऐसे भूमि जो दान में दिया जाता था उसे ही मदद ए मास मतलब सयूरगल कहा जाता है, ठीक है। जो दान में दी जाती थी ऐसी भूमि को मतलब धार्मिक नीति के अनुसार दान में दी जाती थी उसे ही मदद ए मास मदद के रूप में दी जाती थी, ठीक है। और इसी भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मिल्क मतलब हो गया वो दूध वाला मिल्क नहीं, इसमें जो भूमि दान के रूप में दी जाती थी उसे ही मिल्क कहा जाता था। जहांगीर ने अलमतगा जागीर अनुदान के प्रदान किया, मतलब अलमतगा ऐसा जागीर व्यवस्था ऐसा था जिसमें वंशानुगत होती थी। मतलब कि वंशानुगत मतलब हो गया अगर वो व्यक्ति मर भी जाते थे वह उसके वंश को उसके मतलब कर को जो भी मतलब उपज होती थी जो भी फायदा मुनाफा होती थी वे उसके वंश को दी जाती थी। और है एम्मा जागीरे, मतलब मुसलमान धर्मविदों और उलेमाओं को प्रदान की जाती थी। मतलब धार्मिक नीति से जो मुसलमान थे तो उसे एम्मा जागीरों में रखा गया था जिसे उलेमाओं को प्रदान किया जाता था, उलेमाओं, ठीक है। ये धार्मिक मतलब मुसलमानों के द्वारा था। और नेक्स्ट में है भू राजस्व निर्धारण प्रणाली। ये पॉइंट है वो तो तीनों बता ही दिए। अब नेक्स्ट में है भू राजस्व निर्धारण प्रणाली। मुगलों के अधीन खरीफ और रबी फसलों का राजस्व निर्धारण अलग अलग किया जाता था। मतलब कि मुगल जब साम्राज्य का कर किस तरह से मनाए जाते थे, अलग अलग फसल के अलग अलग सेशन के अनुसार मतलब सीजन के अनुसार उस पर कर लगाए जाते थे। जैसे खरीफ फसल में अलग, रबी फसल के अलग लगाए जाते थे, ठीक है। मूल्यांकन और निर्धारण प्रक्रिया समाप्त होने पर एक पट्टा कोल करार जारी किया जाता था जिसमें किसानों द्वारा तय कर राशि या राजस्व मांग की दर का उल्लेख होता था। मतलब पट्टा और कोल में ये सब का उल्लेख मिलता था। इसके साथ साथ जिस पर कर लगाया जाता था उसे कबूलियत अर्थात स्वीकृति देनी पड़ती थी कि उसे यह निर्धारण मंजूर है और कैसे भुगतान करेगा। मतलब कि ये जैसे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेता, जैसे कोई भूमि अगर बेचता हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेता कि ये आज से आपका भूमि हो गया। उसी तरह उस समय जब भी कोई कर ना देने से पहले मतलब कर जिसे कर लिया जाता था उससे पहले उसे स्वीकृति देनी पड़ती थी। मतलब एक जगह सिग्नेचर पढ़ना पड़ता है या थंब लेना पड़ता, कुछ भी ऐसा सबूत देना पड़ता था जिसे वो दे सके उसे मतलब किस तरह से मंजूर है कि वो कैसे भुगतान करेगा, इसका रीज़न भी बता देगा, वही है। चलिए अब नेक्स्ट में है जैसे प्रमुख प्रचलित प्रणालियाँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी का मतलब हो जाएगा फसल बंटवारा विधि, ठीक है। इस कुछ क्षेत्रों में इसे भाओली और बटाई भी कहते थे। मतलब गल्ला बख्शी यानी फसल बंटवारा विधि को कुछ क्षेत्रों में भाओली और बटाई विधि भी कहते थे। आईन अकबरी में फसल के बंटवारे के लिए 3 तरह की पद्धतियाँ का उल्लेख मिलता था। ये आईन अकबरी मतलब अकबर की जीवनी पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। आईन अकबरी अकबर की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक है। और आईन अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्या बताए थे,
3 तरह की पद्धतियाँ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये फैला आगे। खलिदान में अनाज को अलग करने के तुरंत बाद ही राजस्व का बंटवारा। ठीक है, यह बंटवारा निर्धारण समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के समक्ष होता था। ठीक है, और खेत बटाई, फसल के खेत में लगे रहने के वक्त ही खेत में निशान लगा कर खेत को हिस्सों में बांट दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है लौंग बटाई। फसल बंटवारा मतलब उसे अनाज से अलग किए बिना खलिहान में गट्ठर बनाकर रख दिया जाता था और इसके बाद फसल के इन गट्ठरों का बंटवारा होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है कनकूत। कनकूत का मतलब हो जाएगा, मतलब दानाबंदी भी कहते हैं उसे, कनकूत को। ठीक है, सरल भाषा में दानाबंदी कहेंगे कनकूत। कनकूत शब्द कन और कुत के मिलने से बना है। जिस तरह कन का अर्थ होता है अनाज और कुत का अर्थ होता है मूल्यांकन या आकलन, ठीक उसी प्रकार दाना का अर्थ होता है अनाज, नहीं होता है दाना, घरेलू भाषा में बोलते हैं। अरे सॉरी गाइज, कहाँ, यहाँ कनकूत दाना, फिर अर्थ होता था, और दाना का अर्थ होता था अनाज, और बंदी का मतलब होता है निर्धारण करना या निश्चित करना होता था। ठीक है, इस प्रणाली में अनाज उत्पादन या उत्पादकता का आकलन किया जाता था। कनकूत में सर्वप्रथम रस्सियाँ चलकर कदमों द्वारा खेत को मापा जाता था। ठीक है, और आगे है इसके बाद उत्तम, मध्यम और खराब तीनों प्रकार की जमीनों की प्रति बीघा उत्पादकता का आकलन किया जाता था और तदनुरूप कुल भूमि पर राजस्व मांग तय की जाती थी। अब बीघा, बीघा का मतलब हो जाएगा बीघा, जिस तरह से किसी दूरी को मीटर में मापते हैं, दरमान को केजी में मापते हैं, उसी तरह खेत को बीघा के रूप में मापते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है जक्ती व्यवस्था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जक्ती व्यवस्था यह मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। ठीक है, इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के काल में मानी जाती है, मतलब शेरशाह सूरी ने जक्ती शासन व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अकबर के ज़माने में कई बदलावों के बाद इसके अंतिम रूप ग्रहण किए, मतलब कि अकबर ने भी जक्ती शासन व्यवस्था को लागू किया था अपने शासन व्यवस्था में। ठीक है, शेरशाह ने राज्य की ओर पोलज, पोलज मतलब वह भूमि जिस पर लगातार बुआई की जाती थी, तथा परोती, परोती मतलब वह भूमि जिसे यदा कदा ही खाली छोड़ा जाता था। यदा कदा मतलब कि कभी कभी ही फील्ड को सिर्फ नॉर्मल खाली छोड़ दिया जाता था, नहीं तो रेगुलर उस पर अनाज उपज होती थी। ठीक है, भूमि के लिए रे मतलब प्रति बीघा उपज, बीघा मतलब बता दिए थे, जैसे खेत को मापा जाता है बीघा में। ठीक है, मतलब 1 बीघा को ही रे कहते हैं, 1 बीघा में उपज को रे कहते हैं निर्धारण किया। रे निर्धारण के लिए 3 दरों का विचार में रखा जाता था। यह दरें उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की भूमि की उत्पादकता पर आधारित थी। ठीक है, और जक्ती व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, आखिर जक्ती व्यवस्था जो थी उसकी क्या विशेषताएं थी। भूमि की नाप अनिवार्य थी। ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ। प्रत्येक फसल के लिए दस्तूर उल अमल या दस्तूर के नाम से जाने वाला नगद राजस्व निर्धारण किया गया। नेक्स्ट है सभी वसूली नगद में की गई। ठीक है, नेक्स्ट जक्ती व्यवस्था के कुछ लाभ, भूमि की नाप को कभी भी जांचा जा सकता था। जिस तरह से अगर अड्डा बना देंगे तो वो जरूर है कि कभी भी जाएंगे तो उसमें मापने में आसानी होगी। ठीक है, निर्धारण दस्तूरों के कारण पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। ठीक है, अस्थायी दस्तूरों के निर्धारण के बाद भू राजस्व मांग की अनिश्चितता और उतार चढ़ाव में काफ़ी कमी आ गई। ठीक है, जक्ती व्यवस्था केवल साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है, जक्ती व्यवस्था जो है हर एक क्षेत्रों में लागू नहीं की गई थी, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनका नाम आगे है। जक्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मुगल सूबे दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर और मुल्तान प्रमुख थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में जक्ती व्यवस्था लागू किया गया था। जहाँ तक कि इन जक्ती प्रांतों में भी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप कर निर्धारण की अन्य प्रणाली भी प्रचलित थी। इन सभी में भी पूर्ण रूप से जक्ती व्यवस्था नहीं लागू की गई थी, वहाँ भी कुछ कुछ क्षेत्र थे वहीं जक्ती व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और वो भी अन्य प्रणाली के साथ। ठीक है, और इस तरह से आज के इस सेशन का मतलब क्वेश्चन के समाप्त हुआ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जैसा कि आप सभी मतलब एग्ज़ाम बहुत कम समय बचे एग्ज़ाम के, अच्छा से कंप्लीट कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक महत्वपूर्ण बात, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक
जो भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, प्लीज़ चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं सर हमको आपसे बात करनी है। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं, या तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं वो, ठीक है। आपको वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को दबा दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लास्ट में उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।